स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि हम क्लास 10th की साइंस को यहाँ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जो कि बाइलिंगुअल सीरीज़ होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे पहले हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं, जो कि हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखा था, वो भी हमने बाइलिंगुअली पढ़ा था। बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जैव प्रक्रियाएँ। जैव प्रक्रिया में हमने न्यूट्रिशन टॉपिक कर लिया था, पहले पार्ट में न्यूट्रिशन हमने कवर कर ली थी और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट में हमने जो कवर किया था वो था रेस्पिरेशन टॉपिक और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कुछ हिस्सा, जैसे कि ब्लड और ब्लड वेसल्स को हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज ट्रांसपोर्टेशन का हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो हिस्सा जिससे मिलकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा बना हुआ होता है, मेनली ट्रांसपोर्टेटेड ऑर्गन, जिसका नाम क्या होता है, हार्ट, यानी कि हृदय। क्लास बाइलिंगुअल ही होगी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, और जो भी है कोई डाउट वगैरह होगा या जो भी चीज़ रहती है वो आप पूछ सकते हो हमसे। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे, पार्ट है हमारा कौन सा, हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका तीसरा पार्ट रहता है हार्ट, यानी कि हृदय, हिंदी वालों के लिए। हृदय यानी कि हार्ट। हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट हैज टू अपर चैम्बर कॉल्ड आर्टरिया एंड टू लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। यानी कि हार्ट क्या है, एक मेन पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन जैसे कि वो क्या करेगा, पंप करेगा आगे की तरफ को, जो भी काम रहेगा उसका पंपिंग है, यानी कि ब्लड पंप करेगा, ऑब्वियसली बात है। इट हैज टू अपर चैम्बर, दो अपर चैम्बर होते हैं और दो लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को आर्टरिया बोल देते हैं और लोअर चैम्बर को क्या बोल दिया है यहाँ पर, वेंट्रिकल बोल दिया है। अगर मैं आपसे एक हार्ट सिंपली मैं डिजाइन करता हूँ हार्ट को, तो आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से, ये हमने इसे बांट लिया हार्ट को, ठीक। अपर और लोअर चैम्बर बराबर नहीं होते, अपर चैम्बर छोटे होते हैं और लोअर चैम्बर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यानी 4 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है हमारा हार्ट। 2 सेप्टम लगी हुई हैं इसमें, मतलब 2 दीवारें लगी हुई हैं एक तरीके से, आप ऐसे समझिए। हैं, एक आपको ये वाली दीवार दिख रही होगी, ये जो है एक, और एक आपको ये वाली दीवार दिख रही है, ठीक है। यानी कि 2 दीवारें यहाँ पे लगी हुई हैं। अपर वाले 2 चैम्बर जो हैं, इन दोनों चैम्बरों को अगर मैं बात करूँ तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरिया। इनको हमने नाम दिया है आर्टरिया। और जो ये 2 लोअर चैम्बर हैं, ये जो लोअर चैम्बर है, इनको क्या दिया है, लोअर, यानी कि वेंट्रिकल। उसके साथ साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर इस वाली वॉल से देखा जाए, ये जो मैं यहाँ पे जो फिरा रहा हूँ, इस वाली वॉल से देखा जाए तो ये लोअर और अपर में है, लेकिन इस वाली वॉल से जो देखा जाए, ये जो है जो ट्रांसवर्स वॉल है, खड़ी हुई जो वॉल है, इसके हिसाब से जो बटा हुआ है वो लेफ्ट में और किस में, राइट में बटा हुआ है हार्ट, ठीक है। तो जो राइट वाले हैं उनको बोल देंगे राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट वाले हैं उनको बोल देंगे लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हिंदी वाले देखें तो हिंदी वाले देखिए, हृदय शरीर का मुख्य पंपिंग अंग है। इसमें 2 ऊपरी कक्ष होते हैं जिन्हें अलिंदा कहते हैं। आर्टरिया को क्या बोला गया है, अलिंदा बोला गया है। और 2 निचले कक्ष हैं जिन्हें निलय बोलते हैं, यानी कि वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिवीजन ऑफ द हार्ट इनटू राइट एंड द लेफ्ट साइड इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मतलब है कि जो हमें हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, अगर हम हार्ट को पढ़ ही रहे हैं तो हार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि ये लेफ्ट और राइट में भी क्या है, डिवीजन है इसके, ठीक है। अगर ये जो सेप्टम है जो मैंने ब्लू कलर से करी है, ये क्या कर रही है, इसे लेफ्ट में और राइट में बांट रही है। अगर पूरा राइट तरफ देखें, सॉरी लेफ्ट तरफ देखें, तो यहाँ पर जो ब्लड चल रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड चलेगा, बस ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि सिर्फ कैरी क्या होगा, ऑक्सीजन। और जो हमारी राइट साइड है उसमें हमेशा कौन सा ब्लड कैरी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कभी भी क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा ये ब्लड हमारा, ठीक है। तो मतलब राइट साइड को लेफ्ट साइड से जो ब्लड अलग रहता है, राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड से अलग रहता है, वो किसकी वजह से रहता है, ये दीवार की वजह से, मतलब विभाजक बोलते हैं इसको, मतलब बांटने वाला, डिवाइजर एक तरीके से। यानी कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित या अऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड डीऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ में नहीं मिले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ में नहीं मिले। एक्चुअल में इस बात का कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए कि क्यों ये ब्लड अलग चल रहा है। तो
ये ब्लड इसलिए अलग चलता है कि ऐसे लोग जिनका ब्लड क्या होता है प्योर ऑक्सीजन के साथ में, मतलब प्योर ऑक्सीजन का ब्लड अलग चल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अलग चल रहा है, ऐसे लोग अपना टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यील्ड कर सकते हैं इससे। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रहा है, आप लिख लेना। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर सकते हैं, हम यील्ड कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा हमारी ज़रूरत के हिसाब से अगर मैं अभी एक्सरसाइज कर दूँ ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा ही क्या पड़ेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट मतलब ज़्यादा ग्लूकोज जलना चाहिए, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और वो कब होगा, जब प्योर ऑक्सीजन हमारे पास आ रही होगी। अगर आपने रेस्पिरेशन इससे पहले वाला पार्ट 2 देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 2 देखिए उसको। This type of sharing provide the body with high efficiency in oxygenation. इस प्रकार की साझेदारी शरीर को ऑक्सीजनेशन में उच्च दक्षता प्राप्त करती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्योर ऑक्सीजन क्या आएगी, आपके ऑर्गन्स तक आएगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी क्या हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डबल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस। एक्चुअल में हार्ट में जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है। आप तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2 बार ब्लड क्या होता है, घूमता है हार्ट के अराउंड। एक बार तो पल्मोनरी में घूमता है, जैसे कि लिखा हुआ है, सॉरी, रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है हिंदी वालों के लिए। मतलब रक्त का क्या होगा, 2 बार परिसंचरण होगा। सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जब ब्लड मूव करेगा हार्ट से लंग्स वाले एरिया में, ठीक है, आप लेफ्ट साइड में आपके हार्ट होता है, आप सभी को पता होगा। इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो नहीं लिखने वाले हैं कि भैया हार्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, स्लाइटली लेफ्ट साइड या ये सबको पता रहता है। ब्लड जो है वो हार्ट से अगर लंग्स वाले एरिया में पूरे में घूम रहा है, जहाँ एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वहाँ हम क्या बोलेंगे, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी आपको डायग्राम दिखाया जाएगा तो आपको वहाँ मैं समझा दूंगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा है। यानी कि फुसफुसीय परिसंचरण, रक्त हृदय से फेफड़ों तक जाता है। जो रक्त है वो हृदय से फेफड़ों तक जा रहा है, तो उसको क्या बोला है हमने, फुसफुसीय परिसंचरण। दूसरा टाइप का है हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, क्योंकि 2 टाइप के सर्कुलेशन बताए, डबल सर्कुलेशन यानी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड मूव्स कर रहा है हार्ट से सारे पार्टों में। बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, नीचे टांगे वगैरह, जो भी ऑर्गन वगैरह हैं, किडनी वगैरह, उन सब में अगर ब्लड जा रहा है तो वो किसके थ्रू जा रहा है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू। यानी कि 2 टाइप का हमारे पास सर्कुलेशन हो गया। व्यवस्थित परिसंचरण, रक्त हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। देखिए, ये हार्ट का डायग्राम दिया गया है। ठीक, हिंदी में मैंने टाइप किया है, हिंदी में है तो ज़्यादा घबराने वाली होती है। मैं इंग्लिश में इनके पार्ट लिख दूंगा, सीबीएसई वाले नहीं घबराएं, क्योंकि दोनों लोग ही एक ही सिलेबस है, एक ही चीज़ें आ रही हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी लंग्स हैं, ऊपर जो है ये क्या है, लंग्स, ऐसे समझिए, यहाँ पे लंग्स है। लंग्स से क्या आ रही है, आपको ये कहा जा रहा है कि लंग्स से ऑक्सीजन तो डाली जाएगी ब्लड में, सॉरी लंग्स ऊपर रख लेते हैं थोड़ा, ये लंग्स है। और लंग्स से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन तो ऐसे डाली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी, यही सिस्टम है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है और ऑक्सीजन क्या आनी है, अंदर आनी है। ठीक है, चलिए अगर हम ध्यान दें तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जैसे ही ऑक्सीजन किस में डाली गई है, ब्लड में डाली गई है, ब्लड क्या लेके जाएगा, इस वेन के जरिए, इस वेसल के जरिए ये इस तरीके से हार्ट में लेके जाएगा। आपको हार्ट दिख रहा होगा, अगर हम हार्ट की बात करें तो ये 2 ऊपर के चैम्बर आपको दिख रहे होंगे, छोटे चैम्बर हैं, जिनको आपने नाम क्या दे दिया था, आर्टरिया। ठीक है, और ये 2 लोअर चैम्बर हैं बड़े वाले, इनको नाम दे दिया था आपने क्या, वेंट्रिकल, ऐसे ही डिवाइड किया था हमने। ठीक है, और ये देखिए ये जो वॉल है, ये इधर रेड वाला ब्लड चल रहा है इतने हिस्से में, मतलब कि आप बोल सकते हो ऑक्सीजन वाला, और जो नीला हिस्सा है पूरा का पूरा, ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। मतलब इधर कार्बन डाइऑक्साइड चलती है आपकी राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में क्या चलती है, ऑक्सीजन चलती है। इस तरीके से हमने क्या किया था, हार्ट को डिवाइड किया था। सबसे पहली बात कि अगर आपका जो ब्लड आ रहा है, यानी कि जो आपको ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है, वो आया फुसफुसीय सिरा से, फुसफुसीय सिरा से, मतलब इसको बोला जाता है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, पल्मोनरी वेन। सारी वेन कैरी करती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड।
सिवाय एक वेन को छोड़ के जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। वो कैसा ब्लड कैरी करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो सॉरी ऑक्सीजन वाला ब्लड। मतलब इसमें क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है? ऑक्सीजन आई है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन आके कहाँ जा रही है, आप ही देखिए ये कौन सा चैम्बर है, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रिया में। सबसे पहले किस में आ रही है? लेफ्ट आर्ट्रिया में। लेफ्ट में ही पूरी ऑक्सीजन चलेगी, मतलब लेफ्ट आर्ट्रिया में सबसे पहले जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगी वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल जैसे ही दबेगा आपको ये ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाली सिरा, इसको बोला जाता है शरीर की महाधमनी, जिसे बोलेंगे हम ऑर्टा। ऑर्टा मतलब ये एक मेन आर्टरी है, सारी आर्टरी जाकर एक ही आर्टरी में होती है, मतलब एक ही आर्टरी बराबर आर्टरीज में बट जाती है, आप ऐसे बोल सकते हो। वो एक मेन ब्रांच होती है और उस मेन ब्रांच का नाम होता है ऑर्टा, यानी कि उसे बोलते हैं हिंदी वाले महाधमनी। तो एक बार तो ब्लड इस तरीके से इसमें घूमा, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार ये अंगों में घूमा, इसको बोल देते हैं हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब ये आर्टरी जो है ब्लड को क्या लेके जाएगी? अलग अलग हिस्सों तक लेके जाएगी। ऑर्टा जो है डिवाइड हो जाएगी, आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, आर्टरीज कैपिलरी में। यहाँ आकर ये क्या हो जाएगा? ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या डाल दी जाएगी? मानिए ऑक्सीजन तो अंदर डाल दी गई है, इधर टिश्यू है तो इधर क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। अब यहाँ से जो कि हम ब्लू कलर से चलाएंगे, अब यहाँ से क्या डाल दी गई है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में डाल देंगे? उसे ब्लड में डाल देंगे। और बताया था ना इससे पहले वाली क्लास में कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में जाएगी, मतलब पानी में घुल जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी वेन्स में होती हुई, ठीक है। यहाँ से ये क्या है? ये वेन्स है, मानिए वेन से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होकर एक ही वेन में खुलेंगी, एक मेन वेन में, मतलब एक ही रास्ते में अरेंज हो जाएंगी सारी वेन्स। मतलब मानिए गांव से छोटे छोटे रास्ते आए और एक मेन हाईवे पे आके खुल गए, और उस मेन हाईवे का नाम बोला जाता है शरीर से महाशिरा, ठीक है, जिसे बोला जाएगा वेना कावा। इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए, वेना कावा। और वेना कावा आपको आके दिख रही होगी कि वो कहाँ आके खुल रही होगी? राइट आर्ट्रिया में। ये जो ऊपर वाला है ये कौन सा हिस्सा आप पढ़ रहे हैं? हम राइट साइड का पढ़ रहे हैं, यानी कि ये क्या है? राइट आर्ट्रिया, ठीक है। यानी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाएगा? राइट आर्ट्रिया में। राइट आर्ट्रिया के बाद नीचे ही जाना है चैम्बर में, मतलब वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जैसे ही इसे दबाया जाएगा ये ब्लड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ चला जाएगा, यानी कि फुसफुसिए के लिए फुसफुसिए धमनी में। फुसफुसिए धमनी मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी, इसे बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब सारी आर्टरी कैरी करती हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड, सिवाय एक आर्टरी को छोड़ के जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी में जाके आप उल्टा कर दीजिए, पल्मोनरी वेन करती है ऑक्सीजन वाला ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी करती है डीऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन सारी आर्टरी से पूछा जाए कि आर्टरी कैसा, कॉमन पूछा है कि आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर बॉडी की बात करें, और वेन कैसा कैरी करती है कि डीऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन पल्मोनरी में ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और फिर आपको पता है यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से किस में डाल दी जाएगी? ब्लड में। और यहाँ से दोबारा से क्या ले ली जाएगी? ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में और ऑक्सीजन ब्लड में। इस तरीके से पूरे तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा, बार बार ये साइकिल चलती रहेगी, ब्लड आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, ये रुकना है नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, हो सकता है दोबारा देखने से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। दोनों नाम लिखे हुए हैं, हिंदी वालों के लिए भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश वालों के के भी नाम लिखे हुए हैं। हमें जो मेनली याद रखने होते हैं वो ये याद रखना होता है कि कौन सी आर्टरी सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड किस चैम्बर में पहुंचाती है, और कौन सी आर्टरी जो मेन आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है सॉरी, वो कहाँ पहुंचाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स तक पहुंचाएगी, सही है, या हार्ट तक पहुंचाएगी। मेन आप पॉइंटों को याद करिए। आपको कोई डॉक्टर तो अभी बनना नहीं है, आपको पास करना है सिर्फ एग्जाम, और वो भी रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम जो हम करते हैं पास, वो एक स्मार्ट वे में करते हैं। पढ़ाई तो सब कर लेंगे, पढ़ाई तो आप दिन रात करते रहिए, बैठ के करते रहिए, गधे की तरह मेहनत करिए, तो पढ़ाई तो सब कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए। जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उन्हीं पर फोकस करिए, उतना ही पढ़िए, बाकी का सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आप सिर्फ पास और एक परसेंटेज के पीछे हैं, उसको पे ध्यान दीजिए। यूपी वाले तो खासकर कि बस भैया कितना हो जाए, 80% आ जाए तो पापा बाइक दिला देंगे। चलिए, अगला एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, अलग ही फ्लूइड है,
जैसे कि ब्लड होता है ऐसे कि लिम्फ होता है, लेकिन ब्लड कलर का होता है, मतलब रेड कलर का होता है। लिम्फ कभी कभार येलोइश कलर या बोल देते हैं, या फिर आप कलरलेस भी बोल सकते हैं इसको, उस तरीके का होता है। यानी कि लसिका, जिसको क्या बोलते हैं लसिका, इट इज द कलरलेस फ्लूइड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है, ब्लड भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और लिम्फ भी। एक्चुअल में जो आपका फैट है, अगर बात करें ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, थोड़ा देर, जो आपका फैट है मेनली, फैट हो गया या प्रोटीन हो गया, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। कभी कभार ये ब्लड में नहीं घुल पाते, और खासकर फैट, तो फैट को हम ब्लड में डाल देंगे। आप ही सोचिए, पानी में आपने ऑयल डाल दिया, वो ऊपर ही तैरेगा, अलग ही तैरेगा, तो वो कभी कभार जम भी जाता है धमनियों वगैरह में जाके। तो इस वजह से क्या होता है, फैट के लिए एक अलग ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है बॉडी ने, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोल देते हैं, लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल देते हैं। यह रंगहीन तरल पदार्थ है जो परिवहन में मदद करता है। इट फ्लोज इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स। इसके लिए अलग ही सिस्टम है, मतलब अलग ही वेसल्स बनाई गई हैं, अलग ही नसें बना दी गई हैं बॉडी में। यह लसिका वाहिकाओं के अंदर बहता है, ठीक। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है जो कि फैट का ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में ही काम में आता है और लिम्फेटिक वेसल्स में चलता है। बनेगा कैसे, अगर आप ये भी जानना चाह रहे हैं, तो कैपिलरी की जो वॉल है, जो कैपिलरी की वॉल है, मानिए उससे मटेरियल क्या हो सकता है, छनकर आ सकता है। ऐसा ही तो कहा जा रहा था, टिश्यू के अंदर क्या होगा, ये छनेगा मटेरियल, टिश्यू के अंदर ही कैपिलरी होती हैं। अब आप सोचिए कि फैट है, अगर वो इधर से छना, या प्रोटीन वगैरह इधर से छना कैपिलरी की वॉल से, टिश्यू के अंदर जा रहा है या सेल के अंदर जा रहा है, इधर सेल है, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल इस तरीके से फंस गए, तो ये पार्टिकल फंसे हुए एक अलग ही ड्रेनेज सिस्टम में डाल दिए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। ये अलग ही सिस्टम में डाल दिए जाएंगे, मतलब अलग ही टाइप का फ्लूइड बना दिया जाएगा इन पार्टिकल्स का, जिसको हमने क्या बोल दिया, लिम्फ बोल दिया, ठीक। इस तरीके से बनता है। चलिए अगला देखते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमारा ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो चुका है। ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन ने ब्लड देखा, ब्लड वेसल्स देखा और हार्ट देखा, हमने सारे जितने भी थे मेन वो कंप्लीट कर लिए थे। अगर ह्यूमन के अलावा किसी और का ट्रांसपोर्टेशन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे फिशेस का पूछ लिया जाता है, कभी कभार हार्ट पूछ लिया जाता है कि उनका कितने चैम्बर का होता है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट कितना होगा, 4 चैम्बर का होगा। बर्ड का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, वो भी 4 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल्स 3 चैम्बर का होता है, और अगर फिशेस की बात करें तो उनका 2 चैम्बर का होता है। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं हार्ट के चैम्बर, और ऑक्सीजन ही डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में डिवाइड कर रखे हैं। अगर ये पूछ ही आता है तो फिर आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। वैसे इतना तो कभी मैंने देखा नहीं है कि इतना डीप उन्होंने जाके पूछा है। आप ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ मेन पढ़ने आए हैं, बाकी का कोई हमें फालतू बातों से मतलब नहीं रहेगा। पौधों में परिवहन, जो आपके काम का है बस उतना पढ़िए ना, क्या जरूरत है। पौधों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट डन विद द हेल्प ऑफ द वास्कुलर टिश्यू। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, जिनको बोला जाता है वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। पौधों में परिवहन संवहनी ऊतकों की सहायता से किया जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में, संवहनी ऊतक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू फाउंड इन प्लांट। 2 टाइप के वास्कुलर टिश्यू मिलते हैं प्लांट्स में। वन इज, पौधों में 2 अलग अलग प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। वन इज जाइलम, एक को क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम को हिंदी में भी जाइलम ही बोलते हैं, अब ये मत बोलना इसको भी हिंदी में बताओ और तरीके से, भाई इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जाइलम ही बोलेंगे। फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि फ्लोएम ही बोलेंगे हिंदी में। 2 टाइप के टिश्यू हैं, सबने पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। 9th क्लास अगर करके आए हैं ईमानदारी के साथ में तो बाकम में पढ़े होंगे, और नहीं करके आए हैं तो नहीं पढ़े होंगे। जाइलम यानी, जाइलम की बात करें, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में ही मिनरल घुले रहते हैं, तो मिनरल का भी साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा देगा, जाइलम ही करवा देगा वाटर के साथ में। फ्रॉम रूट टू द लीफ, सबको पता है कि रूट पानी खींचती है, और जो आप पानी डालते हो वो मिट्टी में तो डालते हो, कोई ऐसा है कि जो पत्तियों को पानी देता हो। जाइलम जड़ से पत्ती तक जल और खनिजों के परिवहन में मदद करता है, मतलब जमीन से पानी को सोखेगा और ऊपर की तरफ करेगा। अपवार्ड मूवमेंट आप बोल सकते हो, इसको अपवार्ड भी बोल सकते हो, इस मूवमेंट में अपवार्ड भी लिख के आ सकता है ऊपरी तरफ, या फिर एंटी ग्रेविटी भी लिख के आ सकता है। एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी कौन सा टिश्यू वर्क करता है, तो आप बोलोगे कौन सा, जाइलम वर्क करता है। फ्लोएम, फ्लोएम करता है, फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस थी हमने इससे पहले पढ़ी थी न्यूट्रिशन में, पहले पार्ट में। मैं बार बार कह रहा हूँ पहला पार्ट आप देखिए तभी आपको आगे का समझ में आएगा, और सेकंड पार्ट देखिए फिर भी आगे का समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर क्या है, कनेक्शन में चल रही है, सारी लाइफ प्रोसेसेस कनेक्शन में चलती हैं, एक के साथ में एक फ्री, ऐसे आप समझिए। तो
आप अगर एक भी मिस कर देंगे तो आपको दूसरी समझ में नहीं आने वाली है। फ्लोएम की बात करें, क्योंकि फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों में आपको खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था, तो पत्तियों से खाना डिफरेंट पार्ट तक जाने वाला है, कहाँ, प्लांट के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, और वो किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम। इट ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है प्लांट्स में, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड याद रखना, एक बार टिक दी करेक्ट में पूछ लिया गया था एग्जाम में कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, मतलब फूड में ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। और ये 3-4 वर्ड तीन साथ साथ दे रखे थे, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप याद रखिए, ट्रांसपायरेशन जब पानी भाप में बनता है, वेपर में जाता है वाटर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ये भी उसमें ही होता है प्लांट में। फ्लोएम पत्तियों से पौधों के विभिन्न अंगों तक भोजन के परिवहन में मदद करते हैं, इसे स्थानांतरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब एक सवाल है यहाँ पे कि एटीपी किस में खर्च होगी। प्लांट भी एटीपी यूज करते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी, मतलब प्लांट भी यूज करेंगे इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। आप याद रखना, सिर्फ ट्रांसलोकेशन में एटीपी खर्च होती है। जो ट्रांसलोकेशन है मतलब फूड का जो मूवमेंट है उसमें एटीपी लगेगी, ऊर्जा लगेगी मतलब प्लांट की। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस का। आज हम लाइफ प्रोसेस को फिनिश कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, हिंदी वाले में क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अमोनियम मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो अमोनियम मेटाबॉलिक वेस्ट है फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी क्या करती है, खाती है, ठीक है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ आप क्या करते हो, वेस्ट भी एब्जॉर्व करते हो, वेस्ट भी क्या करते हो, आप ले लेते हो उसके साथ में। उन वेस्टों को भी तो निकालना है, ठीक है, कुछ खाया है तो उसके साथ में वेस्ट जरूर होगा, वो वेस्ट कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे, एज ए एनएस के थ्रू या एज ए यूरिन के थ्रू वो क्या कर दिए जाएंगे, वेस्ट निकल आएंगे। स्वेटनिंग के थ्रू भी वेस्ट निकलते हैं, मतलब पसीने के थ्रू। शरीर से अमोनिया चयापचय, अमोनियम चयापचय मतलब मेटाबॉलिक अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। एक्सक्रीशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीशन के लिए अलग ही सिस्टम बना रखा है, हर चीज के लिए अलग ही सिस्टम था आपके पास। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था भाई, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। तो एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा आपके पास। विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, किससे बना होता है, किडनी। किडनी आपकी मदद करती है एक्सक्रीशन में। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अब यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ठीक है, इतनी चीजों से क्या बना हुआ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है, मतलब उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र की सहायता से किया जाता है, जिसमें एक जोड़ी गुर्दे, किडनी को क्या बोल देते हैं हम, गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। एक मतलब अब आप डायग्राम देखिए कि किस तरीके से बना होता है। दोनों हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों तरीके से डायग्राम डाले हैं। हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान दे लें और इंग्लिश वाले हिंदी पे इंग्लिश पे ध्यान दे लें। देखिए आप देख पा रहे हैं, पहले इंग्लिश वाले देखिए, ऑर्टा, ठीक है, जो कि मेन आर्टरी है, जो कि क्या लेके आएगी, ब्लड को लेके आएगी, जो मतलब अनफिल्टर्ड ब्लड है जिसमें टॉक्सिसिटी घुली हुई है, वो ब्लड आएगा, ठीक है, किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू। जब ऑर्टा से क्या निकल के आएगी, एक रीनल आर्टरी जो कि किडनी में जा रही होगी दोनों तरफ, ठीक है। तो रीनल आर्टरी क्या लेके आएगी, ब्लड लेके आएगी, कौन सा वाला, जिसमें घुली होंगी क्या, वेस्ट, ठीक है, किसके अंदर, किडनी के अंदर। दो किडनियां आपके पास है, मतलब गुर्दे आपके पास हैं, उससे निकले हुए दो ट्यूब है आपके पास नीचे की तरफ, जिन्हें क्या बोल रहे हैं, यूरेटर्स बोल दे रहे हैं। यूरेटर्स मतलब मूत्र वाहिनी बोल दे रहे हैं हम। फिर आपके पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लैडर बोल रहे हैं। इलास्टिक ऑर्गन है, ये क्या करेगा, साथ के साथ फैलता भी चला जाएगा। फिर उससे निकली हुई एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोल देते हैं, मतलब कि मूत्र मार्ग बोल देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों से क्या बना हुआ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है। हिंदी वाले देखें, बाईं वृक्क धमनी मतलब कि जो ऑर्टा है, और रीनल आर्टरी, सॉरी, ठीक है, बायां वृक्क मतलब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, किडनी, ठीक है, बाएं वृक्क शिरा, ठीक, शिरा मतलब बेन, क्योंकि भाई लौट के ब्लड जाना भी तो है, तो बेन के थ्रू ही जाएगा,
रीनल वेन के थ्रू, सॉरी, रीनल वेन क्या लेके जाती है, ब्लड को वापस लेके जाती है, मतलब सिरा वापस लेके जाएंगे और धमनी लेके आती हैं हमेशा। हमेशा कोई पूछे कि इसमें ब्लड किसके थ्रू जा रहा होगा इस ऑर्गन में, तो आप बोलोगे बस किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू, और निकल के किसके थ्रू आ रहा होगा तो आप बोलोगे सिर्फ वेन के थ्रू। ठीक, तो ये हमारे पार्ट है किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, जो हमें मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फंक्शनल यूनिट पढ़नी है। ठीक है, कि मतलब किडनी में ऐसा क्या है कि जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है। ठीक है, अगर आप अपना ब्लड फिल्टर भी देखेंगे, पानी वाला फिल्टर देखेंगे, एक्वागार्ड देखेंगे, तो उसमें क्या है, फिल्टर लगे हुए हैं जो फिल्टर करते हैं ब्लड, पानी को, सॉरी। उत्सर्जन की कार्यात्मक इकाई, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट फाउंड इन द किडनी एंड हेल्प इन फिल्टर ऑफ ब्लड। वृक्काणु गुर्दे में पाई जाने वाली कार्यात्मक इकाई है और रक्त को छानने में मदद करती है। मतलब जो किडनी है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई होती है, मतलब छोटी बारीक सी एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल, वो कि उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोल देते हैं। और वो सारे नेफ्रॉन इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि वो ब्लड को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। उसमें से यूरिन में से अगर कुछ सॉल्ट चले जाएं, आयंस चले जाएं, तो उनको दोबारा से रीअब्जर्व भी कर सकते हैं। और पानी में उन सॉल्टों में पानी भी ऐड कर सकते हैं और पानी को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये पूरा काम किसका रहेगा, नेफ्रॉन्स का रहेगा। ठीक, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस कैसे होती है एक्सक्रीशन की और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस तरीके की बनी हुई होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया और वृक्काणु की संरचना। तो आप देख पा रहे होंगे, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स इन ब्लड कंटेनिंग बेस सब्सटेंस टू द किडनी। आप ऊपर देखेंगे, अगर डायग्राम में आपको एक बार दिखाऊं दोबारा से, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसे रफ कर लेते हैं, कि जो रीनल आर्टरी है, जो रीनल आर्टरी है, आप ये वाली सिरा देखिए, इसको क्या बोले हम, रीनल आर्टरी, ये किडनी के अंदर जा रही है। मतलब ये क्या लेके आएगी, अनफिल्टर्ड ब्लड लेके आएगी, किसके अंदर, किडनी के अंदर। वृक्क धमनी अपशिष्ट पदार्थों से युक्त को गुर्दे तक लेके जाती है। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थों से युक्त जो क्या है, रक्त है, उसको क्या लेके जाएगी, गुर्दे के अंदर लेके जाएगी, मतलब किडनी के अंदर लेके जाएगी। किडनी फिल्टर्स द ब्लड विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की मदद से किडनी क्या करेगी, उस ब्लड को पूरे तरीके से फिल्टर कर देगी। एंड प्रोड्यूस यूरिन, और वो क्या बनाएगी, यूरिन बना देती है। गुर्दे नेफ्रॉन की मदद से रक्त को छानते हैं और मूत्र का उत्पादन करते हैं। फ्रॉम किडनी यूरिन पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर किडनी क्या करेगी भाई, किडनी ने क्या कर दी, यूरिन बना दी। इसमें क्या बन गई, मानिए यूरिन बन गई, वो हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन में मैकेनिज्म किस तरीके से हुई। मानिए यूरिन अब नेफ्रॉन से बन चुकी है, तो वो यूरिन नीचे की तरफ को क्या हो जाएगी, भेजी जाएगी इस यूरेटर के जरिए। सही है, इस मूत्र जो वाहिनी है, इनके जरिए क्या आएगी, नीचे की तरफ को यूरिन उतर के आएगी और किस में रखी जाएगी, इस ब्लैडर में। नीचे की तरफ किस में आ रही है, ब्लैडर में आ रही है। यानी कि गुर्दे से मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में जाती है। गुर्दे से किस में आई, मूत्र वाहिनी में आई यूरिन जो बनी हुई है, और फिर मूत्र वाहिनी से किस में चली गई है, मूत्राशय में चली गई। मतलब यूरेटर जो है एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके बीच में, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन अंटिल इट रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा यूरिन को जब तक कि ये यूरेथ्रा से क्या नहीं निकल जाती, बाहर नहीं निकल जाती। मूत्राशय मूत्र को तब तक संग्रहित करता है जब तक कि वह मूत्र मार्ग से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो यानी कि यूरेथ्रा से क्या होती है, एक्सपेल आउट होती है। कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म का, आप बोल सकते हो कौन, यूरेथ्रा। ठीक, वो हम रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं ना, यूरेथ्रा किस तरीके का होता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि मैकेनिज्म कैसे होती है यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन बनेगी कैसे, यानी कि मूत्र निर्माण की कार्य विधि कि जो फॉर्मेशन है यूरिन का वो किस तरीके से होता है, किसमें, नेफ्रॉन में। देखिए ये हमने डायग्राम में डाला, डायग्राम हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि ग्लोमेरस एक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ग्लोमेरस। ठीक, इससे पहले हमें पढ़ना था ग्लोमेरस के साथ साथ हमें बोमेंस कैप्सूल भी पढ़ना था। बोमेंस कैप्सूल मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में जो बोमेंस कैप्सूल है, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ, ये जो है, ठीक, सॉरी कलर चेंज नहीं हो रहा, ये देखिए रेड कलर से देखते हैं। अब जो हिस्से मैं कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है आपका, ये कप से बिल्कुल, इसको हमने क्या बोला है, बोमेंस कैप्सूल। ठीक,
अब हिंदी में तो नहीं पता बोमेंस कैप्सूल को क्या बोलते हैं, आप बोमेंस कैप्सूल वाले हिंदी में देख लीजिए, बस आपको एक पार्ट पढ़ना था बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद आपका सब हिंदी में लिखा हुआ है। बोमेंस कैप्सूल में आप देख पा रहे होंगे जो एफरेंट आर्टियोल है, एफरेंट आर्टियोल का मतलब ये होता है कि रीनाल आर्टरी, इसी को बोल देते हैं हम एफरेंट आर्टियोल, मतलब आती हुई धमनी, रीनाल आर्टरी यानी कि वृक्क धमनी। जो वृक्क धमनी है जो आप ऊपर से देख पा रहे होंगे वो क्या हो रही है, इसमें एक तरीके का नेटवर्क बना रही है, गुड़मुड़ी सी हो जा रही है, ठीक है। ये जो सिकुड़ गई है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, ग्लोमेरुलस बोला गया है, ठीक है। यानी कि जो वृक्क धमनी है वो आकर बोमेंस कैप्सूल में गुड़मुड़ा जाती है, बिल्कुल उसको हमने स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया है, ग्लोमेरुलस नाम दे दिया है, ठीक। देखिए कोशिकीय गुच्छ, ग्लोमेरुलस मतलब कोशिकीय गुच्छ, हेल्प इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक। बना हुआ किसका है, रीनल आर्टरी का बना हुआ है, ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा इसका वर्क क्या है, तो ये काम करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बॉडी में कहाँ होता है, मतलब नेफ्रॉन में किस जगह पे होता है, तो आप बोलोगे कि वो होती है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ग्लोमेरुलस किसके अंदर बनता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। रक्त के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करती है, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ये मतलब है बारीक तरीके से ब्लड को बिल्कुल छान देना, ब्लड अलग हो गया और जो उसमें वेस्ट था वो क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट, चलिए डायग्राम में देखते हैं ट्यूबुलर पार्ट कौन सा है। हमने अभी जो कवर कर लिया बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कवर कर लिया, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं भाई। देखिए ट्यूबुलर पार्ट, अब जहां से मेरी पेन चलेगी, देखिए ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये गुड़मुड़ी सा नेफ्रॉन का, क्योंकि भाई ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देख नहीं पा रहे होंगे, ये रीनल आर्टरी है, ये ऐसे करके इसमें फिल्टर हुआ ब्लड और ये तो ऐसे लौट गया, इसमें क्या आया, ये जो डिब्बा सा लगा हुआ है इससे छनते हुए नीचे की तरफ क्या आ रही है, यूरिन आ रही है, ठीक है। अब ये वेस्ट आ रहा है, इसमें ब्लड तो ये चला गया फिल्टर होके ये आ रहा है, लेकिन साथ के साथ इस पाइप में अंदर क्या चल रही है, ये सॉल्ट चल रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या चल रहा है, वो फिल्टर हुआ ब्लड चल रहा है, ठीक। तो ये जो पार्ट है, ये जो गुड़मुड़ी वाला पार्ट है, ये भी पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलर पार्ट बोल देते हैं। ये आपको ध्यान नहीं रखना है कि प्रॉक्सिमेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, या फिर एक और लिखा होगा डिऑक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ऊपर वाला होता है। तो आपको तो सिर्फ याद रखना है ट्यूबुलर पार्ट। तो ये जो गुड़मुड़ी वाला पार्ट है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है, हाईली जो गुड़मुड़ा गया है पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखिए काम क्या रहेगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि अब यूरिन फिल्टर हो चुकी है, ब्लड क्या हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। अब ब्लड फिल्टर किया, फिल्टर इतनी तेज हो गया कि उसमें ग्लूकोज भी आ गए, अमीनो एसिड भी आ गए, सॉल्ट भी आ गए कुछ, लेकिन बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो दोबारा से क्या किए जाएंगे, रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे उस यूरिन से जो आ चुके हैं उसमें। यानी कि जो हाईली कॉइल्ड पार्ट था, जो ऐसे करके जो हमने पार्ट पढ़ा था अभी, उसमें से क्या सोखा जाएगा, ब्लड में क्या डाला जाएगा दोबारा रीअब्जॉर्ब करके, ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड में डाल दिया जाएगा, अमीनो एसिड ब्लड में डाल दिया जाएगा, और कुछ सॉल्ट अगर जरूरत है तो किस में डाल दिए जाएंगे, ब्लड में ही डाल दिए जाएंगे, किससे, फिल्टर्ड यूरिन से, जो आपने फिल्टर के लिए ली थी यूरिन, ठीक है। यानी कि निस्यंद किए गए यानी फिल्टर्ड किए गए मूत्र से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लवण के पुनः अवशोषण में मदद करते हैं, कौन करते हैं, ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। सॉरी ट्यूबुलर की शायद हिंदी नहीं लिखी है, मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मैं आपको लिखवा दूंगा कि हिंदी क्या होती है। लूप ऑफ हेनले शायद निशियंदी होती है, चलिए देखते हैं। लूप ऑफ हेनले अगला पार्ट है हमारे पास, लूप ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, या लूप ऑफ हेनले भी बोल देते हैं इसको। एब्जॉर्ब और ऐड वाटर इन यूरिन, भाई आपको पता है कि टॉयलेट आप करते हो तो उसमें ऐसा थोड़ी नहीं है कि सॉल्ट ही निकल रहे हैं, पत्थर थोड़ी नहीं निकलते हैं, तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, मोस्टली 90% क्या रहेगा, उसमें वाटर रहता है। तो नेफ्रॉन लूप क्या करती है, मूत्र में पानी को अवशोषित करना या मिलाना, ठीक है। देखिए ये जो है, ये मैं यू टाइप में जो क्लियर कर रहा हूँ, सॉरी येलो से नहीं बनाते, इसको ग्रीन से कर लेते हैं हम। ये जो पार्ट है यू टाइप में, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला, ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, ठीक है। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग याद नहीं रखना है, ऊपर जाता हुआ नीचे जाता हुआ याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, ये क्या है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, या क्या है, नेफ्रॉन की लूप है। इससे पानी या तो सोखा जाएगा, ठीक है, या फिर इसमें पानी को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, ठीक।
या तो पानी इससे क्या कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा। अगर यूरिन में पानी ज़्यादा है, जैसे कि आपने क्या किया, पानी नहीं पिया आज पूरे दिन मानिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं आपको बार बार यूरिन आएगी, आप पानी नहीं पी रहे हो तो है। जब आप पानी ज़्यादा पी लोगे, बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो ज़्यादा यूरिन आएगी। तो इसका मतलब पानी में अगर बॉडी में ज़्यादा पानी है तो वो यूरिन में डाला जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा वो पानी। और अगर पानी की कमी हो गई है बॉडी में तो इस यूरिन से खींच भी लिया जाएगा पानी, और वो खींचने का काम और वो मिलाने का काम पानी वो किसके थ्रू होने वाला है, इस लूप ऑफ हेनले के थ्रू, मतलब नेफ्रॉन की लूप के थ्रू। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, यूरिन बन जाएगी। मतलब यूरिन आगे की तरफ बनती हुई जाएगी, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या कर दी जाएगी, बूंद बूंद करके कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, इसमें आके बूंद बूंद करके कलेक्ट होती चली जाएगी। और फिर बाद में ये सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुली होती है, जाके यूरेटर में। अगला जो पार्ट था वो किडनी से बाहर क्या जा रहा था, यूरेटर, और यूरेटर जाके कहाँ खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुई, पूरे तरीके से इसमें नेफ्रॉन में यूरिन बनी, और यूरिन जाकर कहाँ, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर दी गई है, स्टोर कर दी गई है। ठीक, अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को ना रिपीट करके देखना है एक बार। हो सकता है पहली बार में चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो वीडियो में यही तो बात रहती है, यही तो खास बात है पढ़ाई की। जब हम वीडियो में पढ़ते हैं, एक बार नहीं 4 बार देखिए, चीज़ों को 4 बार समझने की कोशिश करिए। एक बार में समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार में हो सकता है पार्ट समझ में आए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में आ जाए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारे पास टॉपिक है जो कि क्या है, हेमोडायलिसिस, यानी अपोहन। इसको क्या बोला जाता है, अपोहन हिंदी वालों में। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड बाई एन आर्टिफिशियल किडनी इन केस ऑफ किडनी फेलियर। मतलब आप किस केस में यूज करने वाले हो इसको, किडनी फेलियर के केस में। भाई गुर्दे खराब हो गए किसी के, ठीक, तो उसका ब्लड यानी फिल्टर नहीं होगा। ठीक, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो बोलते हैं ना कि हमारा डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस होता है तो इसका मतलब ये है कि उनके ब्लड को, उनकी जो किडनी खराब हो चुकी हैं दोनों किडनियाँ, उनका ब्लड एक्सटर्नल तरीके से, एक्सटर्नल आर्टिफिशियल किडनी से क्या किया जाएगा, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और दोबारा से बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। ब्लड एक तरफ से आर्टरी से निकाला गया और दूसरी तरफ से डाल दिया गया। इस तरीके से गुर्दे की विफलता की स्थिति में कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया की जाती है। मतलब कृत्रिम गुर्दे लगा दिए गए हैं एक तरीके से, जो कि क्या करेंगे, एक तरफ से वेसल से ब्लड ले रहे होंगे और दूसरी तरफ से आप वेसल से क्या कर रहे होंगे, चढ़ा रहे होंगे ब्लड को, कौन सा, फिल्टर ब्लड। ठीक, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक, तो आपको इतना ही याद रखना है हेमोडायलिसिस में। अगर हेमोडायलिसिस का डायग्राम देखना है तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने डाला नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी कि आर्टिफिशियल किडनी कब यूज करेंगे हम, इन केस ऑफ किडनी फेलियर के केस में हम हेमोडायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। एक डिग्री करेक्ट पूछा गया था, शायद पिछले साल ही पूछा गया था कि हेमोडायलिसिस या किडनी फेलियर के केस में कौन सी प्रोसेस को हम अपनाते हैं, तो वो कौन सी है, हेमोडायलिसिस, मतलब अपोहन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट भी, जो प्लांट खाएंगे या जो भी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उससे कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता ही होगा। ठीक, पादप में उत्सर्जन, यानी पौधों में किस तरीके से उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस में निकली हुई प्रोसेस में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, और वो किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या निकल आती है, बाहर निकल जाती है। मतलब रंध्र जो हमने पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण में के दौरान रंध्रों के माध्यम से मुक्त ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का, वो किसके थ्रू निकल के आएगा, स्टोमेटा के थ्रू। किसमें, प्लांट्स में। ज्यादा पानी हो गया, H2O बाय ट्रांसपायरेशन, पानी ज्यादा सोख लिया, पानी ज्यादा सोख लिया तो उसे भाप में बदलेगा प्लांट, रंध्रों के माध्यम से ही क्या करेगा, बाष्पोत्सर्जन करेगा। मतलब ये ट्रांसपायरेशन भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ये दोबारा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में शायद। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, वो पानी निकाला जाएगा, जो ज़्यादा पानी आ गया है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो भी तो वेस्ट ही हो गया। वेस्ट में भी स्टोर्ड लीव्स इन लीव्स, बार्क, ईटीसी। अपशिष्ट को पत्तियों, छाल आदि में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब छाल को हम क्या बोल सकते हैं, ओल्ड जाइलम भी बोल सकते हैं, ओल्ड जाइलम, सही है। ओल्ड जाइलम नहीं तो सेकेंडरी जाइलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टर्म है, अलग अलग टर्म है भाई, अलग अलग टर्म है, टर्मों के साथ खेला जा सकता है। टर्म जितने पता होंगे उतना ही बढ़िया आपको रहेगा। पुराने जाइलम यानी जो पुराने जाइलम है, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हो, बार्क बोलते हो, छाल बोलते हो पेड़ की, उसमें क्या कर दिए जाते हैं, कुछ वेस्ट स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेस्ट स्टोर कर लिए जाते हैं, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स, रेजन्स,
इन ओल्ड जाइलम, ओल्ड जाइलम मतलब कि वही बार्क, पुराने जाइलम में गोंद रेजिन के रूप में संग्रहित अपशिष्ट उत्पाद, मतलब जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है, वो क्या 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 करेगा, गम्स कर देगा, रेजिन कर देगा, सुब्रिन भी कर देता है, लैग्निन भी कर देता है, बहुत तरीके के वेस्ट होते हैं, उनको क्या करेगा वो बार्क में स्टोर कर देगा, छाल में स्टोर कर देगा। एक्चुअल में वो छाल में स्टोर करने का उसका एक रीज़न रहता है कि ये जो सारे सब्सटेंस है ना, ये उसे इम्परवियस बना देते हैं वाटर के थ्रू, मतलब पानी आर पार नहीं जा सकता छाल से, तो इस तरीके से पानी बचा लेता है प्लांट, ठीक है, इन सब का स्टोर करके। इस वजह से उसने क्या किया है, ये स्टोर कर दिए। इतना कोई पूछने वाला है नहीं, अगर पूछेगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। और नोट्स में भाई देखिए, सबसे बढ़िया रहता है कि आप अपने खुद से नोट बनाइए, खुद आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे किस तरीके से लिखना है उसे। एक पॉइंट में आप कैसे भी करके उसको लिख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं कह रहा हूँ, उनको आप क्या करिए, छोटी छोटी लाइनों में लिख भी सकते हैं, जो कि इस नोट्स में नहीं है, ठीक। तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, खुद आप बनाएंगे, उससे आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा रहने वाला है। लास्ट है हमारे पास, प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल एंड बाय फॉलिंग लीफ। कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, पौधे कुछ अपशिष्ट मिट्टी में तथा गिरती पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। क्या हुआ कि प्लांट ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाया, तो वो उस केस में क्या करेगा, या तो सॉइल में डिपॉजिट कर देगा कुछ वेस्ट ले जाके, या फिर हो सकता है उसे क्या किस में डालेगा, अपनी पत्तियों में डाल देगा, और पत्तियां क्या पड़ जाएंगी, येलो पड़ जाएंगी, और येलो पड़ जाएंगी, वो फाइनली क्या हो जाएंगी, सूख कर गिर जाएंगी। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो वेस्ट है उसको क्या कर देगा, पत्तियों के थ्रू भी बाहर निकाल देता है। टॉपिक हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, हमने सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। हम अगर एक बार रिवाइज भी करके देखें तो हमने क्या पढ़ा, शुरू में न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है, एक रिकेप ले लेते हैं हम। न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन किस में पढ़ा, ह्यूमन में पढ़ा, ठीक है, जहाँ हमने क्या याद रखना है, हमें ग्लैंड याद रखने हैं और उनसे निकलने वाले एंजाइम भी याद रखने हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, रेस्पायरेशन पढ़ा, रेस्पायरेशन पढ़ा। रेस्पायरेशन में हमें जो याद रखना है सबसे मेनली वो ब्रीथिंग याद रखनी है, ठीक है, कि ब्रीथिंग किस तरीके से होता है। रेस्पायरेशन रिएक्शन भी याद रखनी है, जो मैंने रिएक्शन दी थी ना ईस्ट वगैरह की, ठीक है, वो भी याद रखनी है। और हमें क्या याद रखनी है कि हमारे ब्रीथिंग में पार्ट जो हमने बताया था कि डायफ्राम फ्लैट हो जाती है, ये सब वगैरह वो आपको याद रखने हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में मेनली आपसे ब्लड वेसल्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। आप तो याद रखिए कि ब्लड वेसल्स। दूसरा आप पूछ सकते हैं तो आप कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड किस तरीके से कैरी होता है, ये आप के लिए मेन है। हार्ट में आप पार्ट्स याद रख सकते हैं, पार्ट्स भी कौन से, पल्मोनरी वाले, या फिर आप याद रख सकते हैं सर्कुलेशन, किस तरीके का सर्कुलेशन हो रहा था, डबल हो रहा था या नहीं हो रहा था, 2 बार घूम रहा था, वो आप याद रखते हैं, पल्मोनरी वगैरह सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फिर आपने पढ़ा था एक्सक्रीशन, क्योंकि प्लांट का हिस्सा तो छोटा सा है, प्लांट का तो आप याद ही कर लोगे। एक्सक्रीशन आपने पढ़ा था, और एक्सक्रीशन में आपको नेफ्रॉन ज़्यादा याद रखना है, नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। और साथ ही आपको जो याद रखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फ्लो याद रखना है, ठीक है, कि रीनल आर्टरी से ब्लड आया, रीनल आर्टरी के बाद किडनी में गया, किडनी से किस पे गया, नेफ्रॉन से यूरेटर से होते हुए किसमें, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। मतलब इस तरीके का फ्लो चार्ट हमें क्या कर लेना है, मुंह ज़बानी हमें याद होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इसमें टॉपिक में कवर करनी है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। भाई घबराना है नहीं, इतना कोई वास्ट सिलेबस है नहीं, आप चाहो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक। कुछ लोग ज़्यादा बड़ा चढ़ा के चीज़ें पढ़ाते हैं और ज़्यादा ही बताना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, आप आराम से चिल होकर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एसिड एंड बेस। धन्यवाद।